हेलो फ्रेंड्स और हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल NTA वाला पे। तो ये क्लास 12 का वीडियो होगा और क्लास 12 के वीडियो में केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री का हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं स्लाइड पे। इसमें आप लोग को क्या करना है कि सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसके बाद ध्यान रखिए 2 लघु उत्तरीय के वीडियो होगा। फिजिकल केमिस्ट्री के जो भी इम्पोर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न है वो सारे वीडियो आपको दो ही वीडियो आएगा मेरा, उसमें कवर करा देंगे। उसके बाद से मेरा सीरीज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का है। इसके बाद 2 वीडियो के बाद आप देखेंगे तुरंत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लेकर आएंगे ऑप्शन के साथ, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, और वैसा प्रश्न जो परीक्षा में आएगा ही आएगा। 2025 के लिए जो है अमृत होगा, ठीक ना। क्वेश्चन आंसर के साथ है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछता है। लघु उत्तरीय क्वेश्चन परीक्षा में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और ये फिजिकल केमिस्ट्री का जो क्राइटेरिया है इससे क्वेश्चन जो है बहुत रहते हैं परीक्षा में। तो यहाँ से वीडियो को हम आगे करते हैं, और ये सारे प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर आप कॉपी कलम लेकर नहीं बैठे हैं तो कॉपी कलम लेकर बैठिए। देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, यहाँ पर एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि ये लघु उत्तरीय प्रश्न जो मैंने लिखा है, और यहाँ पर है फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि भौतिक रसायन का जो ये सीरीज चल रहा है, ठीक है। तो भौतिक रसायन के क्वेश्चन, तमाम क्वेश्चन मेरे साथ आ चुके हैं। 15 क्वेश्चन इस वीडियो में होने वाले हैं, और ये 15 क्वेश्चन का एक दूसरा वीडियो फिर आएगा, और उसमें आपका पूरा जो है फिजिकल केमिस्ट्री के लघु उत्तरीय प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा, और उतना ही में से परीक्षा में आपका आएगा, ये 100% गारंटी है, ठीक है। तो इस वीडियो को देखते रहिए, आपको समझाते हैं लाइन बाय लाइन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन यह है कि क्रिस्टल किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन, क्रिस्टल किसे कहते हैं, क्रिस्टल किसे कहते हैं। तो क्रिस्टल का मतलब क्या होता है। देखिए एक ठोस अवस्था का जो टुकड़ा होता है, ठीक ना, ठोस का एक छोटा सा टुकड़ा क्रिस्टल कहलाता है, जो कि एक नियमित पैटर्न में होता है, उसे हम लोग क्रिस्टल कहते हैं। जैसे देखिए वैसा ठोस पदार्थ जिसका कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति होती हो, ठीक ना, तथा जिसके बराबर भागों को बांटा जा सकता है, उसे क्रिस्टल कहते हैं। जैसे चीनी का टुकड़ा देख लीजिए, चीनी का टुकड़ा देखिएगा तो चीनी के जो क्रिस्टल होते हैं छोटे छोटे दाना, वो कितने दानों से चीनी बना हुआ है ना, तो ये सब जो है क्रिस्टल के अंतर्गत आते हैं। पूछता है आपसे निम्नलिखित में कौन क्रिस्टल है, तो ये भी क्वेश्चन आता है। तो इस क्वेश्चन को आप मान लीजिए कि क्वेश्चन जो है एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 2025 के लिए अमृत क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है आएगा तो आएगा परीक्षा में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन और अति महत्वपूर्ण है। शॉर्टकी दोष किसे कहते हैं, शॉर्टकी दोष किसे कहते हैं। शॉर्टकी दोष के क्वेश्चन जो है ये भी एकदम इंपॉर्टेंट है, एकदम VVI जितने भी क्वेश्चन हैं 2025 के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है लघु उत्तरीय, और इतना सरल भाषा में, इतना आसान भाषा में आपके लिए हम उत्तर लेकर आए हैं। आप इस वीडियो को देखते रहिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए शॉर्टकी दोष किसे कहते हैं। जब क्रिस्टल जालक से समान संख्या में धनायन और ऋणायन गायब हो जाते हैं, ठीक है। कोई क्रिस्टल जालक होगा, उसमें से अगर 2 धनायन निकला तो 2 ऋणायन भी निकलेगा, तो समान संख्या में धनायन और ऋणायन गायब हो जाते हैं। क्रिस्टल जालक में उत्पन्न इस दोष को शॉर्टकी दोष कहते हैं। इस दोष को शॉर्टकी दोष कहते हैं। इसमें क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि शॉर्टकी दोष किसे कहते हैं। फ्रेंकल दोष, शॉर्टकी दोष में अंतर भी पूछता है, तो अगले वीडियो में हम लाएंगे। लेकिन शॉर्टकी दोष से क्या पूछता है कि देखिए जब क्रिस्टल जालक से समान संख्या में धनायन और ऋणायन गायब हो जाते हैं, तो क्रिस्टल जालक में उत्पन्न यह दोष क्या कहलाता है, शॉर्टकी दोष कहलाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है कि शॉर्टकी दोष के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। कथन दे देगा कि समान संख्या में धनायन और ऋणायन गायब हो जाते हैं, असमान संख्या में धनायन ऋणायन गायब हो जाते हैं, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको वहां से मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसी में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलेगा, याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को याद कर ही लीजिएगा। उसके बाद से तीसरा क्वेश्चन है फ्रेंकल दोष किसे कहते हैं। फ्रेंकल दोष शॉर्टकी दोष का भाई ही है, समझ लीजिए। जहां शॉर्टकी दोष पूछेगा वहां फ्रेंकल दोष पूछता है। इन दोनों का अंतर जो है हमेशा पूछते रहता है, पूछते आया है। तो इसका कंसेप्ट क्या है कि जब क्रिस्टल जालक से एक आयन अपने स्थान से गायब होकर, एक आयन या तो पॉजिटिव या निगेटिव गायब होकर क्रिस्टल जालक में ही फंस जाता है, तो ऐसे दोष को हम लोग कहते हैं क्या, फ्रेंकल दोष कहते हैं। ऐसे दोष को
फ्रेंकल दोष कहते हैं, इसमें क्रिस्टल का घनत्व अप्रभावित रहता है, यानी कि क्रिस्टल का घनत्व का मान जो है बदलता नहीं है। लेकिन शॉटकी दोष में क्या होता है, अभी आप देखें। उसके बाद से देखिए यहां पर एक कंसेप्ट है कि एक आयन अपने स्थान से गायब होकर क्रिस्टल जालक में ही फंस जाता है, तो फंस जाता है और उसमें धनायन ऋणायन समान संख्या में गायब हो जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आपसे आएगा परीक्षा में, तो ये अगर क्वेश्चन आपको याद है तो शॉटकी और फ्रेंकल का क्वेश्चन अगर आपको याद है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे कोई भी आएगा आपसे बन जाएगा, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा, फ्रेंकल दोष बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। ये परीक्षा में आएगा तो आएगा, 100% गारंटी है कि परीक्षा में आपका शॉटकी दोष फ्रेंकल दोष आएगा तो आएगा। इस वीडियो में 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये परीक्षा के दृष्टिकोण से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन तो हो गया, 14 क्वेश्चन पर क्रिस्टल दोष क्या है। इसके पहला क्वेश्चन में आप देखें तो क्रिस्टल क्या है, अब यहां पर आ गया क्रिस्टल दोष क्या है। तो क्रिस्टल दोष क्या है तो इसको समझते हैं। देखिए क्रिस्टल जालक में से किसी कण के गायब हो जाने या उसके क्रिस्टल के अंतराली स्थान में चले जाने से क्रिस्टल में अपूर्णता या दोष उत्पन्न हो जाता है, इसे कहते हैं हम लोग क्रिस्टल दोष, ठीक ना। यहाँ पर अंतरकाशीय स्थल होगा, जैसे मान लीजिए कोई भी क्रिस्टल अगर है तो क्रिस्टल में धनायन ऋणायन ऐसे बचे हुए हैं, तो इसका जो खाली जगह है, इन दोनों के बीच का जो खाली जगह है उसी को हम लोग अंतरकाशीय स्थान कहते हैं, ठीक ना। तो किसी कण के गायब हो जाने या उसके क्रिस्टल के अंतरकाशीय स्थल में चले जाने से क्रिस्टल में जो दोष उत्पन्न होता है उसे हम लोग कहते हैं क्या, क्रिस्टल दोष कहते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक ना। आप किसी भी कोचिंग से पढ़े हो, ठीक ना, इस क्वेश्चन को देखिए और अगर सर आपके जो उत्तर लिखवाए हो उस अगर आपको याद है तो इसको सिर्फ यहाँ समझ लीजिए। अगर नहीं याद है, अगर आपके इस ऐसे क्वेश्चन को नहीं पढ़े तो उसको नोट कर लीजिए और या क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, सीरीज बना लीजिए। जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन देख लीजिएगा इस वीडियो से कम क्वेश्चन लड़ना ही लड़ना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है बिंदु दोष क्या है। देखिए बिंदु दोष क्या है, तो बिंदु दोष को पॉइंट डिफेक्ट्स बोलते हैं इंग्लिश में। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी परीक्षा में आएगा तो आएगा, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक क्रिस्टलीय पदार्थ में एक बिंदु अथवा एक परमाणु के चारों ओर किसी आदर्श व्यवस्था में अनियमितता अथवा विचलन बिंदु को क्या कहते हैं, बिंदु दोष कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि एक क्रिस्टलीय पदार्थ में एक बिंदु या एक परमाणु के चारों ओर किसी आदर्श व्यवस्था को, आदर्श व्यवस्था का मतलब कहता है एक समान रूप से व्यवस्था में अगर अनियमितताएं दिखती हैं, माने व्यवस्था में कुछ कमी दिखती है, तो ऐसे दोष को हम लोग कहते हैं बिंदु दोष। बिंदु दोष क्या है, तो बिंदु दोष आप देख लिए बिंदु दोष क्या है। इसका क्वेश्चन जो है इसका नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आएगा। ये क्वेश्चन जो है 2017 में पूछा है, 18 में पूछा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। प्रसरण दाब की परिभाषा लिखें, ठीक है। प्रसरण दाब के परिभाषा लिखें। प्रसरणी दाब चाहे प्रसरण दाब या प्रसरण और प्रसरण दाब में थोड़ा सा का अंतर है, ठीक ना। तो प्रसरणी दाब जो है, देखिए वैसा बाहरी दाब जो अर्धपरागम झिल्ली से होकर विलायक के विलयन में होने वाले प्रसरण को रोकने के लिए लगाना पड़ता है, जिसे हम लोग प्रसरण दाब कहते हैं। देखिए जो एसपीएम झिल्ली होती है, जिसको हम लोग सेमी प्रियम्बल मेम्ब्रेन कहते हैं, अर्धपरागम झिल्ली, तो ये क्या होता है, किसी पदार्थ में लगाया जाता है। ये क्या करती है, जो अर्धपरागम झिल्ली होती है, ये क्या करती है कि विलायक और विलेय के अणुओं को अलग करती है। अगर देखिए विलयन में क्या होता है, विलयन में जब दो या दो से अधिक समांगी पदार्थ मिलाते हैं तो विलयन बनता है। तो विलयन से विलेय और विलायक मिलाते हैं तो विलयन बनता है। तो विलेय और विलायक को अलग करने के लिए जिस झिल्ली का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं अर्धपरागम्य झिल्ली। तो अर्धपरागम्य झिल्ली को लगाया जाता है ना, तो यहाँ पर क्या होता है कि विलेय के अणु विलायक की ओर गति करने लगते हैं, ठीक ना। इस गति को रोकने के लिए यहाँ पर एक पिस्टन लगा होता है, इसी पिस्टन को दबाया जाता है, तो वहां पर लगने वाला जो दाब होता है उसी को हम लोग प्रसरण दाब कहते हैं। तो प्रसरण दाब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। ये क्वेश्चन जो है पूछता है, विगत परीक्षाओं में भी पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन करेंगे, ये क्वेश्चन जो है परीक्षा में आएगा, ठीक है। राउल्ट का नियम को लिखें। देखिए राउल्ट का नियम क्या होता है, राउल्ट के दो नियम हैं। द्रव विलयन के लिए नियम होता है और एक होता है अवाष्पशील द्रव के लिए, ठीक ना।
तो देखिए वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज किस बराबर होता है। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन का फॉर्मूला होता है पी नॉट माइनस पी एस, पी नॉट माइनस पी एस बटा पी नॉट पढ़ते हैं इसको पी नॉट इक्वल टू मोल प्रभाज का सूत्र क्या होता है, एन बटा एन प्लस एन होता है। तो मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो याद रखिएगा आप लोग, राउल्ट का नियम का अगर एक्सप्लेनेशन पूछता है पूरा, तो आपको पूरा सिद्ध करके दिखाना होगा कि राउल्ट का नियम जो है क्या होता है। लघुतरीय में पूछता है। उसके बाद से देखिए अगला क्वेश्चन है कि हेनरी का नियम लिखे। हेनरी का नियम लिखे तो देखिए हेनरी के नियम में किसी द्रव में किसी गैस की विलेयता गैस के दाब के सीधा समानुपाती होती है, गैस के दाब के समानुपाती होती है। तो हेनरी का नियम जो है, हेनरी का नियम का अनुप्रयोग, हेनरी के नियम का अनुप्रयोग पूछता है, हेनरी के नियम की सीमाएं पूछता है ना। ये क्वेश्चन जो है हेनरी के नियम से जब लघुतरीय में पूछ रहा है ऐसा, हेनरी का नियम सिर्फ लिखे तो सिर्फ नियम लिखकर इसका मान लिख देंगे। लेकिन हेनरी के नियम की सीमाएं जब पूछेगा, अनुप्रयोग पूछेगा, तो आपसे लघुतरीय में नहीं दीर्घतरीय में पूछेगा। तो इसकी पूरी तैयारी कर लेंगे आप कि हेनरी का नियम क्या होता है। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए शॉर्ट ही उत्तर है, ठीक ना। बाकी आप समझदार हैं, आप खुद से कर रहे हैं। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है कि किसी तरल में, तरल का मतलब क्या होता है, कोई द्रव में, किसी तरल में अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाता है। अवाष्पशील विलेय का मतलब क्या होता है, वैसा विलेय जिसका वाष्प नहीं बन सके उसे अवाष्पशील विलेय कहते हैं। मिला दिया जाए तो उसके वाष्प दाब में कमी आती है, क्यों, ठीक ना। तो देखिए किसी तरल में अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी आती है, क्योंकि विलयन की सतह पर द्रव के अणुओं की संख्या घट जाती है। ठीक है, विलयन की सतह पर जब द्रव की अणुओं की संख्या घट जाती है तो अब क्या होता है, उसके वाष्प दाब में कमी आती है। ये भी क्वेश्चन जो है आपके क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, ठीक ना। इस क्वेश्चन को आप दरकिनार नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन को आप याद कर लेंगे, ठीक ना। देखिए लघुतरीय प्रश्न जो होते हैं आपको देखने में भले ही डरावने लगते हैं, लेकिन अगर आप उसे पढ़ते हैं ना तो पढ़ते पढ़ते आपको याद हो जाते हैं, ठीक ना। तो ज़्यादा नहीं, इस वीडियो के 1 से 2 बार देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, अणुसंख्य गुणधर्म क्या है, ठीक ना। अणुसंख्य गुणधर्म आपके विलयन चैप्टर का ये क्वेश्चन है। अणुसंख्य गुणधर्म क्या है, तो विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म वह है जो विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, न कि विलेय की प्रकृति पर निर्भर करता है। कणों की संख्या पर जो निर्भर करता है उसे अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं, विलयन की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। इसके 4 वर्गों में बांटा गया है, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, प्रसरण दाब, ठीक ना। एक और है। तो ये 4 चीजें जो है जब आप पढ़ेंगे इसके प्रकारों में तो आपको आएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ हम लघुतरीय क्वेश्चन लेकर आए आपके लिए। उसके बाद से आगे वाला क्वेश्चन है 10 नंबर, कि समुद्री जल को लवणहीन किस विधि से किया जाता है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए समुद्री जल को लवणहीन, लवणहीन का मतलब उसमें नमक की मात्रा नहीं होना चाहिए, NaCl नहीं होना चाहिए, किस विधि से किया जा सकता है। तो देखिए उल्टा प्रसरण द्वारा समुद्री जल को लवणहीन किया जा सकता है। प्रसरण की क्रिया कब होती है, प्रसरण का ठीक उल्टा परिभाषा जो है, उल्टा प्रसरण का परिभाषा होता है जिसको इंग्लिश में रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। तो उल्टा प्रसरण की जो क्रिया होती है वो समुद्री जल को लवणहीन कर सकती है। आगे बढ़ेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन जो है हर साल बिहार बोर्ड पूछता है, या तो सप्लीमेंट्री के एग्जाम में पूछ ले, या सेंटअप एग्जाम में पूछ ले, या ये आपका एनुअल एग्जाम में पूछे। तो क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं, ये अणुसंख्य गुणधर्म के प्रकार में आपको ये पढ़ना है, ठीक है। तो आइए इसे समझते हैं। देखिए शुद्ध विलायक में विलेय मिला देने से विलयन के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। शुद्ध विलायक में विलेय की मात्रा मिला देने से, विलेय की मात्रा क्या होती है, विलेय की मात्रा थोड़ी सी मात्रा होती है जो विलायक के साथ मिलाया जाता है, तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। क्वथनांक का मतलब समझ रहे हैं, उसके बॉइलिंग में वृद्धि होती है, इसे ही क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। अथवा विलयन के क्वथनांक और शुद्ध विलायक के क्वथनांक के अंतर को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डिफिनीशन है, इसलिए क्वथनांक का उन्नयन अगर आप पढ़ रहे हैं तो अपने नोट्स निकालिए और आप हिमांक का अवनमन भी पढ़ लीजिए। क्वथनांक का उन्नयन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में क्वेश्चन जो है आता है तो आता है, ठीक है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है उल्टा प्रसरण क्या है, जिसकी बात हम कर रहे थे इसके पिछले क्वेश्चन में।
उल्टा प्रसरण क्या है? देखिए उल्टा प्रसरण क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें विलयन का विलायक अर्धपरागम झिल्ली को पार करके विलायक में प्रवेश करने लगते हैं तो उसे उल्टा प्रसरण कहते हैं, उसे उल्टा प्रसरण कहते हैं। यहाँ पर जो अर्धपरागम झिल्ली को पार करके विलायक में प्रवेश करने लग जाते हैं उसे हम लोग उल्टा प्रसरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि समुद्र का जल है और पीने योग्य पानी है, तो समुद्र के जल को पीने योग्य पानी अगर बनाया जाता है तो यहाँ पर उल्टा प्रसरण हो रहा है, ठीक है। या जैसे नाला का पानी है उसको पीने योग्य बनाया जा सकता है, ठीक ना, तो ये उल्टा प्रसरण हो रहा है। लेकिन पीने योग्य पानी को नाला में हम डाल रहे हैं तो ये प्रसरण हो रहा है यहाँ पर, ठीक ना। तो क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में आता भी है। उसके बाद से आगे वाला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि आदर्श विलयन क्या है, अनादर्श विलयन क्या है, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, इसमें अंतर भी पूछता है, ठीक ना। तो वैसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है, राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे हम लोग आदर्श विलयन कहते हैं, और वैसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है तो उसे हम लोग अनादर्श विलयन कहते हैं। इसमें बहुत सारा है, जब आप अंतर लिखेंगे तो उसमें इसका मान भी लिखना पड़ता है कि इसका विचलन कितना होता है, इसमें विचलन होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो ये 14 एक क्वेश्चन उसमें डबल नंबरिंग हो गया था, तो 15 क्वेश्चन हम करा दिए आपको लघु तरीके के। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करिए ताकि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके तैयारी में थोड़ा सा जान आ सके। और इसका पार्ट 2 वीडियो हम लेकर आएंगे। 15 क्वेश्चन और मेरे पास से 15 से 20 क्वेश्चन मात्र 2 वीडियो को देख लीजिए, आपका लघु तरीके काम फिजिकल केमिस्ट्री से हो जाएगा। उसके बाद आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन लेकर आएंगे, उसके बाद से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन लेकर आएंगे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हम सेट तैयार कर दिए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है डे बाय डे आपको हम कराने वाले हैं, इसलिए चैनल पर बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। बेस्ट ऑफ लक। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।